अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है गिलगित बल्तिस्तान में। 5 तारीख की रात 12 बजे तक वो जारी रहेगी। 7 जून को फिर इंतखाबात होंगे। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी जलसा किया, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जलसा किया, फिर उसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है वो स्कर्दू पहुँच चुके हैं। जमातें जो हैं वो अपने फुल स्विंग में हैं, कोशिश कर रही हैं कि जो 24 बराह रास्त नशिस्तें हैं उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 9 नशिस्तें जो हैं वो मखसूस होंगी, जिनमें 6 जो नशिस्तें हैं वो ख़वातीन की होंगी और 3 टेक्नोक्रेट्स की होंगी जो मुतनासिब नुमाइंदगी पर दी जाएंगी। लेकिन ये जो 24 बराह रास्त नशिस्तें हैं इस पर जो तकरीबन 23 उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने खड़े किए हैं। IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके 15 उम्मीदवार हैं और 11 उम्मीदवार नून लीग ने जो हैं वो अपने इन प्लेस किए हैं। सिर्फ 8 ख़वातीन इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं। कुल 9.5 लाख के करीब वोटर्स हैं, जिनमें से 5 लाख मर्द हैं, 4.5 लाख तकरीबन ख़वातीन हैं। और ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी से हट कर बराह रास्त जो इलेक्शन लड़ने वाली ख़वातीन है, अगरचे कि ये तादाद 30% के करीब तकरीबन बन रही है, जो सिचुएशन है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर मचाना शुरू किया हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। असद कैसर साहब जो हैं उनकी सैटरडे को फ्लाइट मिस हुई, अगरचे ख्वाजा साद रफ़ीक की भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उन्हें पुलिस ने पकड़ा, फ़्लाइट जो है वो जब चली गई तो फिर हमें छोड़ दिया गया, ट्रैफिक जैम का बहाना बनाया गया, या इस तरह के मामलात हैं। ये सब कुछ वहाँ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने पाबंदी लगा दी है। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट जो ओहदे हैं, जिन ओहदों पर फाइज हैं इस वक्त काबीना, हुकूमत के लोग और इत्तेहादी, उन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगाई है और उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर बड़ी सख्ती से कहा है कि जी अगर किसी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की तो उम्मीदवार नाअहल भी हो सकता है, और जो दूसरा फ़र्द है जिसकी जो ज़ाब्ता अखलाक के दायरे में आए, न सिर्फ उसको सज़ा दी जा सकती है बल्कि सूबा बदर भी किया जा सकता है, गिलगित बल्तिस्तान से बाहर भी निकाला जा सकता है। नाज़रीन, एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो KPK की गवर्नमेंट है, सुहेल आफरीदी साहब की जो हुकूमत है, वो भी हमें डामाडोल होती नज़र आ रही है। आज की जो ख़बरें हैं उसके अंदर वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया था सुहेल आफरीदी साहब ने, उसमें 30 से ज़ायद अरकान जो हैं, बाज़ लोगों ने 35 कोट किया है, बाज़ ने 30 से ज़ायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो उसमें शामिल नहीं हुए। बशमूल जो साबिक़ वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, अली अमीन गंडापुर साहब जब काफ़ी अरसे के बाद मंजर आम पर आए थे अब से चंद रोज़ कबल, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की थी उसके अंदर इंडिकेशंस मौजूद थी कि वो सुहेल आफरीदी साहब की मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है। मामला जो है वो बड़े हिस्द तक गया है वहाँ पर कि जो उनके स्पोक्समैन हैं शफीक जान साहब, वो जो है वो ज़मीन तंग कर रहे हैं, यानी अपने ही अरकान की जो अपने MPs हैं, इलेक्टेड MPs हैं, वो कह रहे हैं जो हमारे से हटेगा हम खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन उस पर तंग कर देंगे। ये जो थ्रेट्स हैं ये क्या रंग लाएंगे, इससे पहले ये जो अरकान हैं ये नाराज़ क्यों हैं, इस पर बात करेंगे। हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है बैरामंद तंगी साहब, नुसरत वाहिद साहिबा जो हैं वो तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं, खालिद फारूकी साहब जो हैं वो तजिया निगार हैं, सीनियर तजिया निगार आप जानते हैं, गुलामुद्दीन जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं सबसे पहले गुलामुद्दीन आपके पास आऊँगा। मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, गहमा गहमी क्या है, इंतखाबी मुहिम कितने ज़ोर शोर से जारी है, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में जो यहाँ की सियासी जमातों के लीडर्स हैं वो पहुँच चुके हैं या वहाँ अप्रोच कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त? थैंक यू सो मच नौशाद साहब। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो ये गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के लिए चौथे टर्म के इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, फेडरल जो सियासी जमातें हैं, वफाकी सियासी जमातें हैं, उनके वो कायदीन इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। बिलावल भुट्टो ने आज GBA 12 शिगर में खिताब किया है कि हम फॉर्म 45 का इंतजाम करें, फॉर्म 47 का हम इंतजाम करेंगे। बहरहाल उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा कि फॉर्म 45 को यकीनी आप बनाएं, 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा, हो जाएगा। जी जी जी, ऐसा ही है। तो मजबूरी तौर पे नून लीग की भी क़यादत वहां पर मौजूद है। नून लीग के जो अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में डॉक्टर इबादुल्लाह भी वहाँ मौजूद हैं।
उनके अलावा कैप्टन सफदर साहब वहाँ पर हैं, साद रफीक साहब ने आज खिताब किया है और आबिद शेर अली साहब ने भी खिताबात किए हैं। तो मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के 24 की 24 हलकों में इंतखाबी गहमी इस वक्त जारी है। हल्का GB1 में पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हैं अमजद हुसैन एडवोकेट, वो लीड पर हैं और बहुत बड़ी कैंपेन उनकी चल रही है। हल्का 2 में हाफिज हबीबुर रहमान साहब जो कि साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं, वहाँ कांटे का मुकाबला होना है। गुलामुद्दीन साहब, इसके अलावा हल्का बेसिकली ये बताइए कि तकरीबन 396 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात जमा कराए हैं, इसमें से तकरीबन 266 आज़ाद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने आज़ाद अपने जो कागजात जमा कराए हैं या उन्होंने पार्टी जो वाबस्तगी है वो जाहिर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या सिचुएशन है? अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि बाकी मानदा पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी PTI की जो जमात है उन्होंने अपनी पार्टी जो है वहाँ उस तरह से अपना उन्होंने इलेक्शंस नहीं कराए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए नहीं थे, तो उसके नतीजे में वो बेसिकली आज़ाद डिक्लेयर हो गए थे जितने भी वहां पर कागजात जमा हुए थे। तो इनके अलावा तकरीबन 19 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। कुछ वो हैं जो साबिक अरकान असेंबली रहे हैं और कुछ नए उम्मीदवार मौजूद हैं। उनके अलावा 4 हल्कों पर MWM के साथ उनका इश्तिराक है। बहरहाल अगर तकरीबन मिला जुला के अगर तादाद बताई जाए तो 23 इनके मजमूई तौर पे बनते हैं। 19 PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं और 4 जो है MWM के। तो ये मजमूई तौर पे 24 में से 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI की जहां तक बात की जाए तो PTI मजमूई तौर पे आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी उन्होंने कोशिश की थी, जब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जब कागजात नामजदगी जो ठुकराए गए तो उसके नतीजे में उन्होंने एक पार्टी वहां पर रजिस्टर करवाने की कोशिश की, वो थी गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। तो गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को भी उस तरह से क्लियरेंस नहीं मिली, तो उसके नतीजे में तमाम उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा करवाए थे वो आज़ाद डिक्लेयर हुए थे। अपने अपने हलकों के अंदर चूंकि एक साइलेंट वोट भी कहा जा रहा है मौजूद है और PTI भी मैदान खाली नहीं रखे हुए और भरपूर उसमें कर रही है। बहरहाल जो दीगर पाकिस्तान के सियासी PTI के जो लोग वहां जाना चाह रहे थे वो कुछ नहीं जा पाए, कुछ चले भी गए थे, लेकिन बहरहाल वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन को बुनियाद बनाकर सुबह बदर किया गया। तो ये मामलात हैं। मजमूई तौर पे जो मुकामी जो सियासी जमातें हैं उनके भी लीडरान मैदान में हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है, उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलामुद्दीन साहब। मैं चाहूँगा फारूकी साहब आप इसका जवाब दे दें, क्योंकि नुसरत वाहिद साहब जो हैं उनसे मुझे बात करनी है इस मामले के ऊपर। आपका क्या ख्याल है, ये जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे यहाँ, जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये जो अब फिर इलेक्शन होंगे, फिर नए सिरे से आर्गूमेंट होगा, फिर या शुरू कर दिया गया PTI की तरफ से भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगी और फिर मामला इसी तरह ही रहेंगे। देखिए नौशाद साहब, मसला तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर जैसे इलाके, यहाँ वाकई सूरत हाल तो यही होती है कि जब भी कभी इलेक्शन होते हैं तो उसमें विफाक के जो एक नुमाइंदगी करने वाली कुव्वतें हैं वो, और समझे कि जिसका जोर चलता है असल में वो अपना जोर दिखाता है। ये PTI जो शिकायत जो कर रही है, तो PTI खुद भी तो यही कुछ करती रही ना। इनकी हुकूमत कैसे बनी थी, तो ये इलेक्शन कैसे जीते थे, जो क्लीन स्वीप हो जाते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं ना। तो अब ये इस वक्त जो शिकायत हैं वो कुछ तो चीज़ें नज़र आती हैं कि वाकई हुकूमत जो है वो इस हद तक असरअंदाज तो हो रही है कि जब लोगों की वहाँ फ्रीली एक आम तरफ जो है वो उसको उसमें कोई अगर रुकावट आती है। बेसिकली हमारे यहाँ एक इशू है नौशाद साहब, वो ये कि जब कोई क्राइसिस नहीं होता तो हम ख्वाहिशमंद होते हैं क्राइसिस पैदा हो। हम उस बेयकीनी को जो नहीं होती वो बेयकीनी को हम लेके आते हैं। जब बेयकीनी हम ले आते हैं तो फिर उससे तो बढ़ना ही होता है। देखिए GB बड़ा सेंसिटिव इलाका है, बहुत हसास इलाका है, आज़ाद कश्मीर भी और GB भी। यहाँ पे जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए था वो इंतहाई पुरअमन होना चाहिए था। मैं नहीं कहता कि इस वक्त को वहाँ पे को बहुत कोई धांधली हो रही है, प्री पोल रिगिंग हो रही है और ऐसा कुछ है। ये जाहिर है जो शोर मचाना है वो PTI क्योंकि अपोजिशन में है इसलिए उसने तो ये कहना ही है।
और वो जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे जिसमें पीटीआई हारी, जहां से वो हारे, असल में हारे, उन्होंने उसको भी मुतनाज़ कर दिया। और जहां से उनको हराया गया, जो पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर है, फिर मैं कहता हूँ उसमें बाज़ औक़ात इदारे मुलव्वस होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे ये एक कल्चर है जहाँ पे लोकल लेवल पे धांधली होती है। जो ताकतवर लोग होते हैं उन्होंने नीचे वो जो पोलिंग का स्टाफ होता है उससे लेके सारी बरादियाँ और सारा कुछ थाना कचहरी उन्होंने पटवारी अपने साथ मिलाए होते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ भी इस वक्त हो रही हैं। देखिए, जो पीटीआई की शिकायत है मेरे ख्याल के मुताबिक, ये क्योंकि एक जनरल इलेक्शन के बाद ये पहला मौका था कि आप एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं, हुकूमत की मैं बात करता हूँ, हुकूमत का ये फर्ज है कि वो ऐसा माहौल पैदा करती है जिसमें किसी को शिकायत का मौका ना मिलता। अगर अब भी शिकायत का मौका दिया जा रहा है और अब भी आप फ्लाइट्स को कैंसिल इसलिए कर रहे हैं कि आप नाम कुछ और लेते हैं, लेकिन उसमें आपके अपने लोग भी, जैसे अभी आपने बात की कि साद रफीक साहब भी उस फ्लाइट पे नहीं जा सके थे जहां पे असद कैसर जो अगर नहीं जा सके। इसी तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी ये शिकायत की कि उनको भी रोका गया। अब हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि वहां पे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अहकामात की वजह से ना कोई वफाकी वजीर वहां पे गया है और ना ही चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली या कोई और विफाकी हुकूमत से कोई आला अहदेदार वहाँ गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ लोग, जैसे अमीर मकाम साहब का नाम लिया जाता है, नवाज शरीफ साहब को एनओसी मिल गया है, वो जाएंगे अनकरीब। मियां नवाज शरीफ साहब को, हाँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन देखिए, मियां नवाज शरीफ के पास, उनके पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं है। हाँ, वो तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो तो जा सकते हैं और अगर उनकी सेहत ने इजाज़त दी, अगर वो वहाँ पे गए तो वो चले जाएंगे, उनको जाना भी चाहिए। कोई इसकी तो मैं बड़ी हिमायत करता हूँ कि पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनकी टॉप लीडरशिप जो है इसको वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, मैक्सिमम इन्वॉल्व। 2 जगह देखिए, एक जीबी में, गिलगित बिल्तिस्तान में, और आज़ाद कश्मीर में। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है, सियासी क़यादत जो है, इसको अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये बलूचिस्तान को देना चाहिए, क्योंकि ये जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको अपने अवाम के साथ एक यकजहती दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप उनके साथ डिस्टेंस रखेंगे तो ये गलत होगा। वहाँ पे जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के, वो कुछ दुरुस्त भी हैं, कुछ उनकी तरफ से प्री पोल एक धांधली का शोर भी बचाया जा रहा है ताकि वो कल को जो भी कर सके इलेक्शन को मुतराज़े कर। मैं नुसरत साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन पहले तंगी साहब, मैं चाह रहा था कि ये सवाल आपके सामने रखा था, उस वक्त जरा टेक्निकल प्रॉब्लम आया। क्या वजह है सर के हमेशा की तरह ये इंतखाबात, हालांकि 24 सीटों पर इंतखाबात हैं, उसके बावजूद वहां पर फिर वही धांधली की बात या प्री पोल रिगिंग की बात या लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बात, क्यों हुकूमत जो है वो ये नहीं कर पाती कि वो कम से कम इस हद तक तो फैसिलिटेट करे कि कोई दूसरी सियासी जमात जो है वो, पीपल्स पार्टी ने भी ये आर्गुमेंट किया है, ये क्यों ये आर्गुमेंट सामने आ रहा है? थैंक यू सो मच नौशाद साहब। देखिए, जहां तक फैसिलिटेशन की बात है तो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी पार्टी को फैसिलिटेट करे। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है और इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा होता है। तो वो मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी भी पार्टीज इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सब के सब उनकी लीडरशिप मौजूद है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में। तो मेरे ख्याल में अगर वो हुकूमत जैसे चाहती है कि वो हमें फैसिलिटेट करे, हमें लेवल प्ले फील्ड दे दे, तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल बात नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का काम है तो उस इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है और अभी तक स्मूथ जा रहा है। अगर वो पीटीआई के चेयरमैन है और अगर वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, जितनी भी लीडरशिप है वहां पर कैंपेन कर रहे हैं और अवाम पे डिपेंड करते हैं कि अवाम कौन सी पार्टी को वोट देकर वो उसको अक्सरियत दे और उसको हुकूमत बनाने का मौका दे दे। मैं आपको बता दूं कि देखिए, फ्लाइटें तो आप लेट कर रहे हैं ना, जब हम अपनी शिकस्त देखते हैं तो हम पहले से जी, मैंने कहा फ्लाइटें तो आप लेट करके कोशिश कर रहे हैं ना कि लीडर्स पहुंच ना सके, असद कैसर साहब नहीं जा सके, तो फिर ये बात तो होगी ना। देखिए, मुस्लिम लीग नून का लीडर भी लेट हो चुका था, अभी पहुंच गया है। अभी मतलब कि पीटीआई के लीडर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन जब एक पार्टी अपनी शिकस्त देखती है तो फिर वो सबसे पहले इलेक्शन से पहले रोना शुरू करते हैं, ताकि अगर हम शिकस्त खा रहे हैं तो फिर अवाम ये कहे कि इनके साथ ज्यादती होगी। मैं समझता हूँ, देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बिलीव मी,
मैं इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में देख रहा हूं, जो कि मुस्लिम लीग नून की या पीटीआई की या पीपल्स पार्टी की या जितनी भी पार्टी लीडरशिप है वो कैंपेन कर रहे हैं, अवाम देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी का बल जो है वो भारी है। अगर फर्ज करें मुस्लिम लीग नून के जलसों में लोग देखते हैं तो वो ऐसे नहीं लगते हैं कि आप उनको लाते हैं, बल्कि वो जोश के साथ, जज्बे के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ और उनके नजरिए के साथ है। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के जलसों में लोग जाते हैं तो उनके नजरिए के लोग हैं। लेकिन यहां पर फैसिलिटेशन बिल्कुल गलत है कि हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे, उनको जितवाना और हरवाना ये अवाम का काम है। लेकिन ये आने वाली हुकूमत जो है गिलगित बल्तिस्तान में, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनके साथ जो नजरियाती और जो मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी। ये बताएं कि ये आपको कैसे पता चला इलेक्शन से पहले कि ये बनेगी? क्या तय हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ कि कितनी नशिस्तें उन्होंने लेनी है इत्तेहादियों ने और कितनी आपके यहां आनी है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि हुकूमत बन जाएगी नून लीग की? नौशाद साहब, मैं अपनी पार्टी की और अपनी लीडरशिप की नजरियात पे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पंजाब पाकिस्तान में जो हुकूमत है, जो 2025 कामयाबियों का साल था और 2026 में पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल बसीरत की वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान इस कामयाबी पे स्टैंप लगा के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाएंगे, इसलिए कि पंजाब में और मरकज में मुस्लिम लीग नून की जो डीड्स है, जो कारनामे हैं, जो पाकिस्तान को आसमान की बुलंदी पर पहुंचाया है, तो मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में एक अवामी हुकूमत बनाएंगे और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। ठीक है नुसरत साहिबा, ये जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून का, ये तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो अपोजिशन की तरफ से ये जो इल्जामात हैं, क्या कि ये सब्सटेंशियल कोई आपके पास इसके एविडेंस भी हैं कि वहां को प्री पोल रिगिंग हो रही है, या सिर्फ एक फ्लाइट मिस होने की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि जी वहां पर जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम इनवाइट करने का। एविडेंस होने की जरूरत क्या है? आपको पता नहीं है कि क्या इलेक्शन में हुआ है, पिछले इलेक्शन में हमारे साथ किस तरह हमारी जीती हुई सारी सीटें दे दी गई इन लोगों को। 180 सीटें थी जिसमें से सब तकरीबन ज्यादातर सीटें इनको दे दी गई, फिर पीपल्स पार्टी को, फिर एमके। कराची से 34 हमारे एमएनए जो हैं वो घर बैठे हुए हैं और उसकी जगह एमके जो एमएनए हैं वो वहाँ असेंबली में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी 18 में आपने हमें हराया था तो इस दफा हमने आपको हरा दिया। हालांकि 18 में क्या 13 में भी पीटीआई कराची से जीत रही थी। ये तो ऐसी चीज है जिसके मतलब हिस्ट्री आपको बताएगी कि हुआ क्या है इस पाकिस्तान में। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बैठ के कर रहे हैं मुस्लिम लीग के रहनुमा जो हैं कि पता नहीं किस कदर पारसा और किस कदर ऑनेस्ट लोग हैं ये, कि जो इन्होंने इलेक्शन करवाए और वो जीत गए उसमें और आके बैठ गए असेंबली में, और पंजाब में इतने शानदार काम हो रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। रोजाना 21 अरब रुपए से ज्यादा का कर्जा लिया जा रहा है। वो कर्जा कहाँ जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, किस चीज में उसको लगाया जा रहा है आगे। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि स्पीकर साहब हमारे कैसे असद कैसर उनको रोक लिया या किसी और को रोक लिया। आप देखिए वो सिचुएशन देखिए, जो पुलिस वाले से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई अगर तुमने मुझे रोकना है मुझे रोक लो, बाकियों को जाने दो। लोग बेचारे अपने अटैची केस उठाए हुए सड़क पे इतनी शदीद गर्मी में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उसके बावजूद पता नहीं कितने लोगों की फ्लाइट मिस हो गई। ये सिर्फ वो थोड़ी था कि गिलगित की फ्लाइट मिस हो गई है, उसके अलावा लोग कहीं कितनी जगहों पे जा रहे थे, वो सारी फ्लाइट्स मिस हुई हैं। तो ये बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या ये हमें काम करने दे रहे हैं। आपको पता है कि जुनैद अकबर को किस तरह इन्होंने निकाला वहां से और सुबह बदर कर दिया या व्हाटएवर। तो ये क्या, ये एनओसी नहीं है आपके पास, किसी दूसरे मुल्क पे जा रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को एनओसी की जरूरत है तो किसी और को भी जरूरत हो सकती है, लेकिन ये तो एक मौकफ है ना, एक असद कैसर साहब का एक मौकफ है। वहां पे है, खातून अव्वल वहां पे है, उसके अलावा और बहुत सारे लोग वहां पे हैं जो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। बिलावल को तो आपने देख लिया किस कदर। बैरिस्टर गौहर साहब भी वहां पर है जी, बैरिस्टर गौहर साहब भी तो वहां पहुंच गए हैं। वो अभी पहुंचे हैं। बैरिस्टर गौहर जो है वो मैदानों के और फील्ड्स के सियासतदान नहीं है, वो बंद कमरे में बैठ के बात करने के सियासतदान है। वो वकील तो थे वो, आपने ऐसे सियासतदान को चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन बना दिया क्योंकि खान साहब समझ रहे थे कि अच्छे शरीफ आदमी है, सही तरीके से बात करेगा। तो लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े
जीदार किस्म के लोग होते हैं वो भी सारे बैठ जाते हैं अगर इस किस्म की सिचुएशन में उनको डाला जाए। जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो उनके पास पीछे सिर्फ 3 लोग रह गए थे, यहाँ तो फिर भी 4 साल से बंद किया हुआ है उसको, 1000 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइन में रखा हुआ है। उसके बावजूद किस उससे ही कह रहे हैं कि नून लीग जीत जाएगी। सारी रैली सारी चीजें सिर्फ 804 की हिमायत में नारे बज रहे हैं और हर तरह लोग निकल रहे हैं वहां पे, हर तरफ से लोग निकल रहे हैं। तो जीतेंगे तो जाहिर यही, वो तो पक्का पता है ना। इनके जो गवर्नर सिंह था वो इसने कह दिया और उस पर उसकी गवर्नर ही चली गई कि आप वोट जिसको मर्जी दे निकलेगा तो हमारा। तो ये सिचुएशन यही है यहाँ पे भी, जिसको मर्जी जो मर्जी वोट देगा निकलेगा इनका। इन्होंने हुकूमत करनी है, इन्होंने सब कुछ करना है। और पता नहीं मेरे ख्याल जर्नलिस्ट साहब फरमा रहे थे कि हमने बेईमानी की थी अपने इलेक्शन के जमाने में। कौन सी बेईमानी हमने की थी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमारे तो जब ये आरटीएस बैठा था उसमें भी 30 सीटें निकाल के 20 नून लीग को दी गई, 10 पीपल्स पार्टी को दी गई थी। 18 के इलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। ये खास तौर पे किया गया था इसलिए कि पीटीआई को इस तरह की कोई चीज ना दे दी जाए कि वो पूरे स्ट्रांग उससे वो आ रहे हो, फिर तो ये हमारे हाथ में नहीं आएगा। ये नहीं पता था कि आप उसको काट के देंगे तो भी वो ये तो फिर उसके लिए आरटीएस बिठाने की क्यों जरूरत पड़ी नुसरत साहिबा? आरटीएस फिर बिठाने की जरूरत क्या थी? फिर तो वो जो जीत रहे वो उनको देने थे ना, सीटें देनी थी नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। अच्छा, वैसे वो थोड़े से स्ट्रांग हो। अच्छा, इसलिए सिस्टम बिठाया गया। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। नुसरत साहिबा ने बड़ी जबरदस्त बात की है। इसमें हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात कर रही हूँ मैं। आर्गुमेंट्स है ना जो नहीं, ये तो एक आपका एक ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है, ठीक है, वो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरे क्योंकि 2018 में मैं चूंकि हेम ऑफ अफेयर्स में था, मैं इलेक्शन कमीशन के साथ काम भी कर रहा था। हम लोग चाहते थे कि जो मीडिया है उसके अंदर डायरेक्ट जो है वो पहुंचाए जाएं इंतखाब, ये जो है रिजल्ट्स, किसी को बीच में इंटरफेयर ना करना जाए, वो डायरेक्ट डिजिटली पहुंच जाएं और तमाम स्क्रीनों पे एक ही हो। इस सारे प्रोसेस में हम काम कर रहे थे। हमें पता चला था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन हमने ये फाइल उनसे लेनी थी, ये कनेक्शन डेवलप करना था चैनल्स ने, तो उस दिन वहाँ मामला ही बिल्कुल बदल गया था। और उसके बाद हमारे सामने आरटीएस बैठा, हमने देखा कि नताइज कैसे तब्दील हुए, किन सीटों पर तब्दील हुए। ये सारा कुछ हमारे सामने हुआ है। 2024 में भी हुआ है, 2018 में भी हुआ है। असल मामला ये है, ये जो फारूकी साहब ये प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ, कभी आरओ इलेक्शन थे, आपको याद होगा, ऐसे ही फिर आरटीएस आ गया, कभी चमक इलेक्शन, हाँ, फिर अब ये 180 सीटों का मामला है, फॉर्म 45 की, ये 47 की हुकूमत है। तो मामला तो ये चलता ही रहना है। ये क्योंकि अगर पीटीआई कहे कि जनाब वो ये हमारे साथ हो रहा है, पीपल्स पार्टी कहे हमारे साथ हो रहा है। आज भी बिलावल साहब ने कहा है जी हमारी 9 नशिस्तें पिछली दफ़ा जो है वो इधर उधर कर दी गई थी, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें इधर उधर कर दी गई थी। पीटीआई भी ये बात कहती है, नून लीग भी कहती है हमारे। लेकिन ये तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर इलेक्शन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय नहीं करती, वो इलेक्शन की रिफॉर्म्स नहीं करती। क्या वजह आपको लगता है कि ये क्यों रिफॉर्म्स नहीं करते? क्या ये उन लोगों के हाथ मजबूत करते हैं जो इनको एक्चुअली हुकूमतें बनाकर देते हैं? इल्ज़ाम सारे लगा रहे हैं, तंगी साहब भी लगाएंगे किसी वक्त के लिए, फिर नुसरत साहिबा भी लगाएंगी, सारे इल्ज़ाम लगाएंगे, पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम लगाएगी कि जी ये कहीं और से, जिस तरह भी कह रहे हैं कि वोट किसी और के डलेंगे, किसी और को निकलेंगे, किसी और को। तो इसको ठीक करने के लिए ये काम क्यों नहीं करते? नौशाद साहब देखिए, ये पॉलिटिकल कल्चर जो है ये डेवलप हो ही नहीं सका, इतनी बर्दाश्त आई नहीं कि आप मुखालिफ की जीत को आप अफोर्ड कर लें। मतलब देखिए ना, दुनिया के कई मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, वो कहते हैं जी वो पार्टी जीत गई, हम हार गए। और बड़े बड़े इलेक्शन, बड़े बड़े सेंसिटिव कंट्रीज जो है वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो वो लोग अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई तूफान नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जो सियासी जमातों की अपनी जिम्मेदारी है, उनकी क़यादत की जो जिम्मेदारी है, जिसका जब जी चाहता है, जितना बस चलता है, वो उतना जोर लगाता है, उतनी धांधली करवाता है। धांधली अगर डायरेक्ट नहीं होती तो इनडायरेक्ट वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हम हर जगह देखते हैं, होता है ये। इसको रोकने के लिए देखिए, एक मुआहदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ, मिसाक जमहूरियत। उस मिसाक जमहूरियत में इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात भी थी, लेकिन ये इलेक्शन रिफॉर्म्स कहाँ पे हुई हैं? हम कहते रहे जनाब, अब 2008 के बाद से, जब 2008 का मामला हुआ, फिर अगले इलेक्शंस आए, 2018 में आए, उससे पहले सबको कहते रहे एग्जैक्टली यही बात की जाती रही है मीडिया के ऊपर। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ कोई नहीं आएगा। नतीजा ये निकलता है कि जो सियासी तकसीम है वो नफरत में बदलती है। और हमारे मुल्क में आज आप देखें तो एक सियासी जमात का लीडर जो है वो दूसरी सियासी जमात के लिए इस हद तक नाकाबिले कबूल है कि उसके लिए कोई अखलाकी जुबान भी नहीं इस्तेमाल की जाती, जिस तरह के लफ्ज़ बोले जाते हैं। सो ये एक बड़ा गलत एक बिहेवियर है। इसमें अब जो अगर इलेक्शन कमीशन जो है, मैं समझता हूँ कि जो पिछला इलेक्शन, पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन, पीटीआई की जहाँ शिकायत है, देखिए हम थोड़ी सी फेयर बात क्यों ना करें, करनी चाहिए, जो बात है ये करनी चाहिए, कहनी चाहिए
क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें जब इंतखाबी निशान से महरूम किया गया पीटीआई को, ये बहुत बड़ी ज्यादती थी, वो कोई भी उसकी वजह क्यों ना हो। ये पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम नहीं किया गया था। देखिए इसके बारे में आप एतजाज हसन साहब की बात सुन, उनकी आर्गूमेंट बड़ा मजबूत था। उन्होंने कहा ये पार्टी को निशान से महरूम नहीं किया गया, बल्कि ये अवाम को निशान से महरूम किया गया, क्योंकि अवाम ने उस निशान पे वोट देना होता है। जब आप अवाम को उस निशान से महरूम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इलेक्शन फेयर नहीं करवाए। बाकी इलेक्शन जितने मर्जी सही हुए हों, जहां मर्जी जो मर्जी छोटी मोटी धांधली, इसको भी आप मान लें, लेकिन जब आपने एक पार्टी को उसका इंतखाबी निशान और उसके पब्लिक को जो उसको वोट डालना चाहते हैं उनको इससे महरूम कर दिया, तो आपने उनके साथ बड़ी ज्यादती की। इस पे एहतजाज करना चाहिए, इस पे एहतजाज करना चाहिए था नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, बाकी पार्टियों को भी, क्योंकि कल जो बात एक पार्टी के साथ हुई है हमेशा से होता आ रहा है, दूसरी पार्टी के साथ भी यही होती है। सो आज पीटीआई शोर मचा रही है, तो पीटीआई बैठे ना मिलके इनके साथ बैठे, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें। इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात देखिए, जब नवाज शरीफ जो बानी पीटीआई है, इमरान खान है, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या उन्होंने अपने 3-3.5 साल के अरसे में इस पे कोई काम किया? कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, उन्होंने भी नहीं काम किया। 2013 की अब इसका इल्जाम आप पे या मुझ पे या किसी और पे लगाने का क्या फायदा? हम तो बात कर सकते हैं, हम तो कह सकते हैं, हम कहते हैं जी कि वहां बैठ के हैं। वो उस इलेक्शन की बात करने का वो रेफरेंस जो हमारी आपकी मौजूद मेहमान है वो ये दे रही हैं। मसला ये है कि आप एक्सेप्ट करें चीजों को, अपनी गलतियों को तस्लीम करें। जब तक आप उसे तस्लीम नहीं करेंगे तब तक इलेक्शन जो है वो, अगर उनमें धांधली नहीं भी होती तो उसका परसेप्शन यही बना ठीक है। अब बैरमन साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप अपनी बात जरूर कीजिएगा, लेकिन हम जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस वक्त केपीके में जो कुछ हो रहा है, वहां क्या कोई नई हुकूमत या नया चेहरा सामने लाने की बात की जा रही है, या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है और इसका मकसद जो है वो जो नाराज अरकान है वो कोई और हासिल करना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे, अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। फारूकी साहब ने कोट किया था कि जब पार्टी की एक सियासी जमात से, उसका यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब उसका निशान ले लिया गया तो आवाम को एक्चुअली महरूम किया गया। तो मैं ब्रेक में भी ये डिबेट कर रहा था फारूकी साहब से कि मैं ज़ाती तौर पर इस फैसले को, जो फैसला आया था, उसको दुरुस्त समझता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अवामी मुफाद के मामलात हैं, एक्चुअली नज़रिया ज़रूरत वहाँ अप्लाई होना चाहिए था और इंतखाबी निशान नहीं लिया जाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो अलग बात है कि टेक्निकली वो फैसला, कानूनी नुक्ता निगाह से वो फैसला ज़रूर दुरुस्त था। तंगी साहब, मैं चाहूँगा पहले आप उस पर बात कर लें, क्योंकि मैं अब जो है ना टॉपिक हम चेंज करेंगे, हम जाएंगे केपीके के जो मामलात हैं उस पर बात करना चाहूँगा। आप अगर इस मामले में गिलगित बल्तिस्तान पर कोई बात करना चाहते हैं तो कह लीजिए, फिर मैं आपको सवाल उससे मुतल्लिक करना चाहता हूँ। नहीं नौशाद साहब, मैं खालिद फारूक साहब के लिए एक बात की और नुसरत साहब ने, मैं दोनों की, मुझे आप अगर 2 मिनट दे दें, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, खालिद फारूक साहब ने जो बातें की है, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की है, मैं 100% मुत्तफिक भी हूँ और मैं एंडोर्स करता हूँ कि अगर पॉलिटिकल जमातें, जमहूरी जमातें इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करते तो इसी तरह ये गिले शिकवे आएंगे। लेकिन जहां तक एतजाज हसन साहब का मिसाल दिया कि उसकी बात में बहुत वजन था कि उसने पीटीआई से निशान नहीं बल्कि अवाम से निशान लिया, तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। एतजाज हसन की बात कुरान पाक के अल्फाज नहीं है, इसलिए कि उनको चाहिए था कि वो पीटीआई को, इमरान उनका दोस्त है तो उसको चाहिए था कि वो उस पीटीआई को मशवरा दे देती कि जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दे, पोजीशन होल्डर क्लियर कर ले, फीस जमा करवा दे। वो तो बात क्लियर हो गई ना टेक्निकली। वो तो देखिए पीटीआई ने मिस्टेक की। फारूकी साहब ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर और टेक्निकली वो फैसला दुरुस्त था। यही तो बात है कि हमने, मतलब कि हमने नहीं, किसी हुकूमत ने नहीं, किसी पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया तो वो डिस्क्वालीफाई है, इसी वजह से उनको निशान नहीं मिला। नंबर 2, मेरी नुसरत साहिबा ने अपने चेयरमैन के बारे में कहा और मुझे हैरानगी हुई कि अपने चेयरमैन, जो मुजरिम कैदी 804 ने उनको चेयरमैन बनाया है, उस चेयरमैन के बारे में नुसरत साहबा कह रहे कि वो ड्राइंग रूम का चेयरमैन है, उसका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, वो एक वकील है और वो गया है तो वो क्या तीर मारेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जब पीटीआई के एमएनए कह रहे कि मेरे चेयरमैन कुछ नहीं कर सकते हैं और फिर अगर कल पीटीआई हार जाते हैं तो फिर ये रोना शुरू करेंगे कि हमारे साथ धांधली हुई।
जब इसके चेयरमैन पॉलिटिकल विजन नहीं रखता है, जब वो ड्राइंग रूम का सियासी चेयरमैन है, जब उनको सियासत आती नहीं है, तो फिर क्या किस चीज का होता है? उस बात से जरा आगे बढ़ गए, ठीक है, वो उनकी भी मजबूरियां, तहरीक इंसाफ की भी मजबूरियां थी, वकला के हाथ में पार्टी देने के पीछे भी कोई पर्पस वही था। वो नुसरत साहिबा ने उसके मुतल्लिक वो थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि मजबूरी जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, जो जिस किस्म की परेशानी उनको है, उसके अंदर जो उनका फैसला था वो अपनी सोच समझ के तहत उन्होंने फैसला किया। ये एक अलग डिबेट है। मुझे बताएं तंगी साहब, आप चूंकि खुद KPK से ताल्लुक रखते हैं, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रुप सामने आ रहा है, मैं तो जो चंद दोस्त अहबाब से बात हुई है KPK में, वो तो कह रहे हैं ये 50 के करीब अरकान तो बिल्कुल ब्लंटली कह चुके हैं कि जी हम जो है ये सुहेल अफरीदी साहब को बतौर CM जो है मजीद नहीं देखना चाहते, नाराजगी बढ़ चुकी है। क्या अपोजिशन जो है वो तैयार है किसी किस्म की तरीके अदम एतमाद लाने पे? क्योंकि अगर अपोजिशन साथ मिल जाती है तो फिर नंबर पूरा हो सकता है। देखिए, हम PTI को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सुहेल अफरीदी के बारे में आपको बता दूं, मैं वो वीडियोस आपको इंशाल्लाह कल आपको सेंड कर सकता हूं अगर आप चाहते हैं। जब सुहेल अफरीदी ने ओथ लिया तो मैंने एक वीडियो रिलीज करवा दिया, उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तारीख में सबसे कम उम्र का वजीर आला होगा, सबसे नालायक नाअहल वजीर आला होगा और सबसे करप्ट तरीन चीफ मिनिस्टर होगा खैबर पख्तूनख्वा का। और आज तक उसने अपने किरदार से साबित किया कि वो नाअहल भी है, वो सियासी नाबालिग भी है, वो नासमझ भी है, उसने करप्शन के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि 6-7 महीने के बाद PTI के लोग उनको कहते हैं कि आप चोर है, आप डाकू है, आप लुटेरे हैं, आपने PTI का बेड़ा गर्क किया, आपने सूबे का बेड़ा गर्क किया, आप नाअहल है। मैंने नहीं कहा, मैं तो हम खुल के कहते हैं कि लोगों ने आपको वोट दिया है, अवाम की खिदमत करे, अवाम के उस हक आवाज कर ले जो अवाम ने आपको वोट दिया है। लेकिन वो कह रहे कि मुझे अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि हम अवाम की खिदमत करें, बल्कि वोट हमें इसलिए दिया है कि हम मुजरिम 150 की रिहाई कर लें। तो आज अगर अपोजिशन समझती है कि जब अपोजिशन महसूस करे कि पार्लियामान में हमारे साथ अक्सरियत मिल गई है, वो अक्सरियत है, तो ये तो जमहूरियत का भी हौसला है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि अदम एतमाद आप ला सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो PTI के MPS खुद चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी इज नॉट केपेबल फॉर दिस पोजीशन। तो मेरे ख्याल में ये तो पहले दिन मैंने कहा था, लेकिन आज PTI के सब लोग कहते हैं कि वो इस पोजीशन के लिए अहल नहीं है। ठीक है नुसरत साहिबा, ये जो बात कह रहे हैं तंगी साहब, ये अब मसला ये है कि वो नून लीग पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती कि सियासी शहीद बनाया जाए PTI को, लेकिन जो वहाँ सिचुएशन मैंने जिन लोगों से बात की है, जिन दोस्तों से बात की है, उनमें अरकान असम्बली भी मौजूद हैं और उनका कहना यह है कि वहाँ चंद लोगों का एक ग्रोह जो है, 10-15 लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर बाकी किसी मामले के अंदर कोई MPA जो है वो खुश इसलिए नहीं है कि ना किसी से बात की जाती है, ना किसी की को बात सुनी जाती है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्या जवाब दें, काम हो कोई नहीं रहा और हम किस तरह से जो है इस मामले को आगे चलाएं, चीज़ें बिल्कुल उनके हाथ से निकल चुकी हैं। ये बात वहाँ के पार्लियामेंटेरियन जो MPAs हैं, जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आज़ाद इलेक्ट हुए हैं, गंडापुर के साथ हैं या सुहेल अफरीदी साहब के साथ इनिशियली साथ थे, जिन्होंने जब हल्फ लिया गया था उससे पहले जो वोट देना था उन्होंने वोट दिया, लेकिन अब वो इस पर राज़ी नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर PTI की क्या स्ट्रेटजी है, कैसे इस मामले पे काबू पाएगी PTI? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सुहेल अफरीदी के साथ वो ये है कि जब उन्होंने ओथ नहीं लिया था, उससे पहले ही आपको याद होगा DGI इस पहले पेशावर जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनको खास तौर पे कहा था कि मैं इनको बनने नहीं दूंगा चीफ मिनिस्टर। लेकिन फिर जाहिर है अवाम ने उनको वोट दिया, वो बन गए, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने लीडर से मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान से मुलाकात के लिए वो एक दफ़ा नहीं 13-14 दफ़ा गए हैं, हरियाणा के बाहर जाके बैठे हैं, सर्दियों की इंतहाई शदीद रातें वहाँ पे गुजारी हैं और 13-13 घंटे वो वहाँ पे बैठे रहे कि उनके लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुझे बताइए, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो कब उनसे किस लीडर की मुलाकात नहीं होती थी? रोजाना 20 लोगों की लिस्ट आती थी, वो 20 लोग आते थे और उनसे मुलाकात होती थी और सियासी डिस्कशन होती थी। यहाँ पे बहनों से भी मुलाकात बंद करवा दी, डॉक्टरों से भी मुलाकात बंद करवा दी कि वो बाहर आके बात करते हैं, फिर वो ट्वीट करते हैं तो उसका असर पड़ता है बहुत। ऐसी क्या बात है उस आदमी के अंदर कि वो एक लाइन लिखेगा और पूरा पाकिस्तान बिखर जाएगा और पता नहीं खुदा ना खासा आपकी 4 साल की सारी कोशिशें दबा के रखने में कि ना उसकी आवाज आए, ना उसकी तस्वीर आए, ना उसकी कोई और चीज आए, ना उसका नाम लिया जाए। ये तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी हमें याद है, हमें यही इंस्ट्रक्शन होती थी, नवाज शरीफ साहब का भी नाम नहीं लिया जाता था, उससे पहले भी कई लीडर्स होंगे। खामखा की बात कर रहे हैं,
अब आप नहीं, ये खामखा की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ का नाम बैन था पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर। रोजाना 20 लोग मिलने आते थे उनको, जो कमरा ओहो, दिया मैंने तो नाम की बात की है अभी नुसरत साहिबा। दिखाया था सारा। नहीं, मेरी बात नहीं करें आप, घर से नहीं, जो बात फैक्ट है, फैक्चुअली क्या क्या होता था, फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। मैं नाम मैं रोजाना 20 लोग मिलने आते थे, रोजाना। मैंने ये बात आपसे कही नहीं, मैंने आपसे कहा कि उनका नाम करने दे, सुने फारिग कर दिया उनका डॉक्टर 24 घंटे उनके साथ होता था, 24 घंटे। उस डॉक्टर के अलावा किसी और डॉक्टर को वो चेक नहीं करवाते थे। इसलिए तुम क्यों सच बोलते हो? नहीं, एक मिनट तंगी साहब करो, इनको गुस्सा आता है तो उसको पता चल जाता है कि क्या फ्रॉड हो रहा है। सारे फ्रॉड करके नुसरत साहिबा, ये एक्सक्यूज उसमें चले गए, ये जी मैं जा रहा हूँ इलाज करवाने, और जहाज पे चढ़ते साथ ही बिल्कुल ठीक हो गए, और पूरे 4 साल कोई बीमारी कोई कुछ। ठीक है, अब मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए नुसरत साहिबा, क्या ये सारी बातें ये सारी बातें, ये एक्सक्यूजेस जो हैं, ये जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि केपीके के जो सीएम हैं वो केपीके के सीएम के तौर पे काम ना कर सके, डिलीवर ना कर सके, और वहां के अवाम को वो कुछ ना मिले जिसके लिए उन्होंने वोट दिया था? क्या ये 50 करोड़ रुपए दिए उनको सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, 50 करोड़। और देख ले आप इधर पंजाब को कितने दिए या बाकी सूबों को कितने दिए, उनको काम करने दिया जा रहा है। जिस दिन से वो आदमी आया कॉन्स्पिरेसी, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अपने लोगों को उनके खिलाफ कर दिया गया, गंडापुर को खड़ा कर दिया। जाहिर है वो तो उनके खिलाफ होगा ना, गंडापुर की जो ली थी उन्होंने वजारत, वो तो आपका है होगा। उससे मिलके शेर अफजल मरवत जो कि इंतहाई बड़ा फ्रॉड है, जो 35 वोट खुद जीते थे और उसके बाद खान साहब के वोटों से जीत के वो समझते हैं वो अपने वोटों से जीते हैं। उन्हें एक दफा निकाल दो ना और कहो अपने वोट लो तुम, तो फिर जब देखते हैं कितने वोटों से वो जीता है आदमी। सब इस तरह के फ्रॉडिये इकट्ठे हो गए हैं और उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। वो ये नहीं कि सोहेल काम नहीं करना चाह रहे, काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए नुसरत साहिबा ये आप पीटीआई के लोगों के लिए कह रही हैं, ये पीटीआई के लोगों के लिए आप कह रही है, जो पीटीआई के इलेक्टेड लोग हैं उनके लिए कह रही है कि वो फ्रॉड इकट्ठे हो गए, या अपोजिशन के लोगों को कह रही हैं? जिन लोगों का ग्रुप है, मुझे बताइए, जो ग्रुप बनाया है उसको क्या मैं कहूँ? खान साहब बाहर होते तो उन लोगों को निकाल देते पार्टी से ही। पहले भी आपको पता है ना, जिन लोगों ने करप्शन करने की कोशिश की थी खान साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। अभी तो चूंकि खान साहब अंदर बंद है तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। एक दिन उनको निकाल के देखे, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, नवाज शरीफ साहब जब गए थे यहाँ से तो उनके पास 3 लोग रह गए थे पीछे, हमारे तो फिर भी अच्छा, मैं तंगी साहब आपके पास आऊंगा। मैं जरा फारूकी साहब, मुझे याद पड़ता है फारूकी साहब के एक एहतसाब कमीशन था केपीके में जो बनाया गया था, जिसको फिर बंद कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। सो करप्शन के खिलाफ तो वहां पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। बहरहाल अब ये नुसरत साहिबा कह रही हैं कि ये जितने भी लोग हैं, 30 हैं, 50 हैं, जो भी लोग हैं, ये जो हैं, ये बेसिकली ये जो है ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि करप्शन छुपाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इनकी मुश्किलात, इनके लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये किसी ना किसी तरह इस सीट से हट जाए और जो लोग पहले बैठे थे वो सारे आके वहां। अच्छा, नुसरत साहिबा की बात मुझे समझ में आई, वो ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इनके लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि ये हट जाएं उनकी सीट से। नहीं, वो कह रही हैं कि जो वजीर आला गंडापुर थे पहले, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली मसला देखिए क्या है ना, पहले परवेज खटक वजीर आला थे, उनको पीटीआई सारी ने क्या कहा बाद में कि वो ये करप्ट आदमी, ठीक है, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। अब गंडापुर को इक़्तिदार से निकाला पार्टी ने खुद ही, तो अब गंडापुर पे इल्जाम आ गए। अब अफरीदी साहब जो हैं उन पर गंडापुर और जो बाकी लोग हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं मसला क्या है। पीटीआई शायद केपी में, मैं नहीं कहता, मेरे पास कोई इसका कोई ऐसा वाज़ेह सबूत नहीं है, हो सकता है कि ऐसी करप्ट जमात ना हो, लेकिन नाअहल भरपूर है। आप मुझे ये बताएं कि आप पेशावर शहर में देख लें या बाकी जगहों पे देख लें, परवेज़ खटक से लेके आज तक आप पेशावर शहर को किसी दूसरे शहर से क्या लाहौर से मिला सकते हैं? भरपूर मौका मिला, 13 से लेके आज तक वहाँ पे उनकी हुकूमत है, लेकिन आज भी आपको शहर किस हालत में मिलता है? कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां, पहले टेन्योर में इमरान खान साहब ने कहा था हम वहां से सीख रहे हैं, हमें वो सूबाई हुकूमत मिली, हम सीख रहे हैं, मतलब उन्होंने दूसरी हुकूमत में भी कुछ नहीं हो पाया। कितनी यूनिवर्सिटियां, कितने इदारे इन्होंने वहां पे बनवाए? नहीं बनवाए। बाकी जो उनके पास वसाइल थे, उन वसाइल को उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया? क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जो विफाक से उनको हिस्सा मिलता था वो कहाँ गया? क्या विफाक से हिस्सा नहीं मिला? क्या पहले 5 साल में जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त हिस्सा नहीं मिल रहा था? सो हिस्सा उनको मिल रहा था, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब बहुत बड़ा मसला जो वहाँ पे है, बैड गवर्नेंस के साथ साथ दहशतगर्दी का इशू है। वो दहशतगर्दी का एक इशू ऐसा है जिसमें
जो पीटीआई पे जो इल्ज़ामात लगते हैं वो ये लगते हैं कि आप किसी ना किसी तरह से उन तालिबान और उन कालदम तंजीमों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ये एक इल्ज़ाम उन पे लगता है। अच्छा, इसकी एक मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे बानी पीटीआई का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू देते हुए हमारे बड़े मारूफ एंकर हैं उन्होंने कहा कि जी देखे तालिबान मेरे अस्पताल में आके इलाज करवाते रहे। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान से तालिबान आते थे? कहा जी हाँ जी आते थे। फिर उन्होंने कहा वो डिफेंड कर रहे हैं तालिबान को, इमरान खान, वो कहते हैं कि जी अब उन पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जी वो औरत को बुर्का पहना देंगे, ये वो कर, यानी ये जो उनका एक तसव्वुर था उन लोगों के बारे में, उनकी पार्टी के अंदर भी किया। अब वही पार्टी जो है उन्हीं लोगों के बारे में जो अब दहशतगर्दी भी करते हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस को भी शहीद करते हैं, पाकिस्तान के फौजी जवानों को, पुलिस के लोगों को, बाकी फोर्सेस के लोगों को शहीद करते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे, ये इल्ज़ाम है उन पर। अब इसकी वजाहत वो खुद कर सकते हैं। बाज़ नकात जो है ना वो कहते हैं सियासी से ज्यादा ये मईशत से भी जुड़ी चीजें हैं, यानी कारोबार से जुड़ी चीजें भी हैं। ये भी वो फिर कारोबार को समझना चाहिए ना, क्या कारोबार है, किस का कारोबार जो ड्रग्स है, स्मगलिंग है, और बहुत सारे देखिए मामलात हैं। मसला सिर्फ ये है कि अब मैं नहीं समझता कि इस वक्त आफरीदी साहब की हुकूमत जो है इसको कोई इसके खिलाफ अदम एतमाद है। अगर कहीं अदम एतमाद आता है तो आप उसको सियासी शहीद बनाएंगे, लेकिन इसका हल क्या है? तो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं इसका हल क्या है? जिन लोगों ने भी कोई सोल्यूशन सोचना है, ये देखिए ना बैरवार साहब ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, अगर वहां पे कहीं हुकूमत तब्दील होती है तो मैं ये समझता हूं कि वहां दोबारा नए सिरे से सूबे में इलेक्शन करवा देने चाहिए, ताकि आप जब लोगों को भी पता चले कि किसकी वजह से बैड गवर्नेंस थी, किसकी वजह से यहाँ काम नहीं थे करवाए। टफ मामला कोई टफ मामला नहीं है, कोई टफ मामला नहीं है। एक इलेक्शन जो है कबल अज़ वक्त जो है एक सूबे में करवा के आप नुमाइंदा हुकूमत वहां पे ले आए। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, अगर जो कुछ भी वहां पे हो रहा है, अगर इसको छेड़ा गया और जितनी करप्शन, जितनी नाअहली, सारा कुछ जो है ये सारे का सारा कारपेट के नीचे चला जाएगा। और नतीजा फिर क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अगले 5 साल के लिए, अगले सारे टेन्योर के लिए, अगले तमाम अरसे के लिए फिर मौका मिलेगा कि जनाब हमारी हुकूमत, वहाँ कामयाब हुकूमत जो थी उसको फारिग कर दिया गया। अब कामयाबी उसकी ये है कि जिस असेंबली में उनके शायद 93 के करीब अरकान हैं, जिस असेंबली में 30, 35 या 40 लोग जो हैं उनसे इनहराफ कर रहे हों, एलानिया कर रहे हों, वहाँ पे वो जाहिर है कि वो देख रहे हैं ना कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को, इसमें मेरे अपने ख्याल के मतलब विफाक को और किसी भी इदारे को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पे इस वक्त हो रहा है पीटीआई के अंदर हो रहा है, उसको बैठ के ये नहीं कि उसका तमाशा देखे, नहीं, उसका सोल्यूशन भी ढूंढे, लेकिन सोल्यूशन इसका पब्लिक के पास है। ठीक है नाज़रीन, मेरे पास वक्त का अख्ताम हो चुका है क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि मैं प्रोग्राम एंड कर दूं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है, जो बात फारूकी साहब ने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई वहाँ पे दूसरी जमातों को, अपोजिशन जमातों को ये नहीं चाहिए कि वो पीटीआई को सियासी शहीद बनाए, बल्कि इसका सलूशन जो है वो ये होना चाहिए कि उस सूबे के अंदर अगर हुकूमत नहीं चल पा रही तो वहाँ नए इंतखाबात करा के नई नुमाइंदा हुकूमत जो है वो इंस्टॉल की जाए, वो आने दी जाए। इन साफ और शफाफ इंतखाबात के ज़रिए हकीकी नुमाइंदगी के लिए। इसका मकसद ये नहीं है कि वहाँ पर हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई हुकूमत इंस्टॉल करने की कोशिश की जाए। यही मकसद था फारूकी साहब के कहने का भी। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह निगहबान।